Good morning, this is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Political Science Department, MLT College सहरसा। आज हम लोग BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए संप्रभुता के सिद्धांत, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संप्रभुता जो एक गुण है वो राज्य का एक एक्सक्लूसिव गुण है। राज्य के चार आधुनिक राज्य जिनका उदय पश्चिमी यूरोप में वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद हुई, उसके चार मुख्य कंपोनेंट रहे हैं: एरिया, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड द फोर्थ इज सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरेन। यानी इंटरनली जो एरिया है, जिस टेरिटरी के अंदर व्यक्ति निवास करते हैं, उसके अंदर राज्य जो कानून बना रहा है वो सबसे सुप्रीम है। उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उस कानून को सभी को पालन करना है। एक्सटर्नली सॉवरेन का मतलब ये है कि राज्य अपने ही जैसे अन्य राज्यों के द्वारा किसी बनाए गए कानून से बाधित नहीं है, और वो एक्सटर्नली भी सभी राज्य एक दूसरे के समान रूप से अंतर्क्रिया करते हैं, कोई किसी दूसरे राज्य के अधीन नहीं है। सो इट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली सॉवरेन। लेकिन सॉवरेनिटी का जो ये सिद्धांत है, संप्रभुता का जो ये सिद्धांत है, उसके विकास के बारे में हमने बात की है पहले। और मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है, जिसके चीफ एक्सपोनेंट जॉन ऑस्टिन रहे हैं, उन लोगों का ये मानना रहा है कि राज्य के पास एक्सक्लूसिव राइट है कानून के निर्माण का, इसलिए इसे मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मोनेस्टिक थ्योरी के साथ यह बात जुड़ी हुई है कि यह एक लीगल कॉन्सेप्ट है, अर्थात कानूनी रूप से राज्य सबसे सर्वोच्च है और वही कानून का निर्माण कर रहा है। लेकिन जब इस संप्रभुता के विचार को जब एक पॉपुलेशन पे लागू किया जाता है, जब हम ये कहते हैं कि राज्य को शासन करने का अधिकार केवल कानूनी नहीं है, बल्कि वह एक पॉपुलर सॉवरेनिटी भी है, अर्थात जनता ने उसे शासन करने का अधिकार दिया है, जनता ने उसे कानून बनाने का अधिकार दिया, इसलिए वो कानून बना रहा है और इसलिए उसकी बात राज्यों को, व्यक्तियों को माननी चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं ये थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात आती है तो फिर कई सारे प्रोसेस के साथ जुड़ जाते हैं। जहाँ तक लीगल की बात है तब तक तो ये ठीक है, क्योंकि स्टेट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन, all other institutions are within the state, so people must obey the state. लेकिन जब पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात होती है तो ये हमें समझना चाहिए कि राज्य जो एक है वो एक एब्स्ट्रैक्ट संस्था है, अर्थात जिससे आप टेंजिबल नहीं है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते। राज्य के रूप में एक्चुअली जो शासन करता है वो है सरकार, गवर्नमेंट, और इससे हमारा डे टू डे इंटरेक्शन होता है। सरकारों को कौन चलाता है? कुछ व्यक्ति चलाते हैं, एक दो व्यक्ति चला सकते हैं, कुछ व्यक्ति चला सकते हैं, एक मंत्रिमंडल चला सकता है। अब अगर कानून बनाने वाली संस्था कुछ व्यक्तियों के हाथों में है तो यह कहाँ तक पॉसिबल, कहाँ तक संभव है कि वो हर समय सही डिसीजन ले? ऐसा हो सकता है कि वह कॉमन इंटरेस्ट के नाम पे अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा दे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कानून उतना ही वैध हो, उस कानून की उतनी ही मान्यता हो। अर्थात जैसे ही जो कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत कानूनी डोमेन से निकलकर पॉपुलर डोमेन में आता है, इसका तो बहुत सारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि संप्रभुता की मोनेस्टिक थ्योरी को चैलेंज किया गया, और इस चैलेंज के फलस्वरूप ये कहा गया कि राज्य क्या है, राज्य का एक एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कानून बनाने का, और अगर है भी तो वह अन्य कई और संस्थाओं के बीच एक संस्था के रूप में है। तो एक हायर संस्था हो सकती है, एक बड़ी संस्था हो सकती है, लेकिन इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जिनके प्रति व्यक्तियों की एलिजियंस हो सकती है, और वो भी कई तरह के कानून नियम बनाते हैं जिनके प्रति जो व्यक्ति हैं व्यक्तियों का उनके प्रति ऑब्लिगेशन होता है, और वो उसका पालन करते हैं, और ज़्यादा शायद हो सकता है ज़्यादा तन्मयता से पालन करें। तो इसलिए इस तरह जिस सिद्धांत मोनेस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट जिस सिद्धांत का उदय हुआ, इसे हम बहुलवादी सिद्धांत कहते हैं। बहुलवादी सिद्धांत, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी।
इसके दो चीफ एडवोकेटर्स रहे हैं, कई सारे हैं, लेकिन हेरोल्ड जे लॉस्की और रॉबर्ट एम मैकाइबर को इसका चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है। हेरोल्ड जे लॉस्की ने दो बातें कही जिसने इस कहीं ना कहीं इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाया। पहला ये कि जो राज्य है, अगर वो किसी खास पर्पस से कानून बना रहा है और वो व्यक्तियों का एलिजेंस चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस पर्पस से अपने आप को जोड़े। जैसे कि अगर हम ये कहें कि राज्य कहता है हमें युद्ध करना चाहिए, हमें युद्ध करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ये समझे कि एक दूसरे राज्य से अपने मामलों को सेटल करने के लिए युद्ध ही किया जाना चाहिए, राइट। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए राज्य ये कहता है कि आप मुझे अपना एलिजियंस दें, आप मेरे प्रति अपनी निष्ठा स्थापित करें। ऐसा हो सकता है व्यक्तियों के लिए, लेकिन यह निष्ठा एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती है। व्यक्तियों की निष्ठा अपने धर्म से रिलेटेड चर्च या मंदिर मस्जिद जो भी हो, ट्रेड यूनियन, एक प्रोफेशनल यूनियन, इन सब के प्रति भी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कई बार ये एलिजियंस जो है सो राज्य के एलिजियंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण। अर्थात फिर यही बात सिद्ध होती है कि राज्य का एक्सक्लूसिव एलिजियंस के लिए जो बात की जाती है मोनेस्टिक थ्योरी के अंदर कि राज्य ही इम्पोर्टेंट है, राज्य ही कानून बनाएगा, उसी की सत्ता को आपको माननी है, बाकी सारी जो संस्थाएं हैं, सेशंस है, वो इसके अधीन हैं, वो कहीं ना कहीं चैलेंज होती है। इन दो बातों ने खास करके जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उस पर अटैक किया, जिससे हम प्लुरलिस्ट अटैक भी कहते हैं। अब पहले अगर हम मेन टेनेंट्स ऑफ प्लुरलिस्ट थ्योरी की बात करें तो सबसे पहला है द प्लुरलिस्ट नेचर ऑफ सोसाइटी। पहला है समाज का क्या है, एक बहुलवादी चरित्र है। अगर मेन मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की क्या है, तो सबसे पहला ये कि सोसाइटी प्लुरलिस्टिक है, इनका ये मानना है। प्लुरलिस्टिक इसका मतलब ये है कि राज्य ही एक मात्र संस्था नहीं है, बल्कि और कई संस्थाएं हैं, और ये संस्थाएं कई बार राज्यों से पहले की संस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए धर्म से रिलेटेड कोई संस्था है, या परिवार है, व्यापारियों की संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं राज्य के आने से पहले से हैं, राज्यों के अलग अलग रूप रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी जब मैंने इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट की बात की तो बताया था, राज्यों के अलग अलग रूप रहे हैं, उनका इमरजेंस हुआ है। तो इसलिए नेचर, सोसाइटी का नेचर जो है प्लुरलिस्टिक है। अतः जो सत्ता है, जो कानून बनाने का अधिकार है, वो भी प्लुरलिस्टिक होना चाहिए, एलिजियंस भी प्लुरलिस्टिक होना चाहिए। एक ही सत्ता, एक ही केंद्र बिंदु शासन का, एक ही संस्था आप कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार नहीं रख सकती। दूसरा क्या है, स्टेट क्या है, इन सारी अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग एसोसिएशंस के बीच में अगर एक ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है तो इसके बीच कोऑर्डिनेटर का काम कर सकती है। स्टेट कैन एक्ट एज कोऑर्डिनेटर अमॉन्ग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट एसोसिएशंस ऑफ पीपल। अर्थात अगर स्टेट महत्वपूर्ण है तो इस अर्थ में है कि यह कोऑर्डिनेटर हो सकती है। बाकी संस्थाएं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कुछ नियम कानूनों कॉन्टेक्स्ट के आधार पे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अलग संस्थाएं जब इंटरेक्ट करते हैं उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो राज्य एक कोऑर्डिनेटर के रूप में ज़्यादा काम करता है। तीसरा क्या है कि राज्य को अपने क्लेम, अथॉरिटी का जो क्लेम है उसको जस्टिफाई करना होगा। अब ये जस्टिफाई कैसे होगा? जस्टिफाई इस प्रकार होगा कि वो सिद्ध करे कि वो जो भी काम कर रहा है वो कॉमन इंटरेस्ट, यानी सबके इंटरेस्ट में कर रहा है। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं उस टेरिटरी के अंदर, उनके कॉमन हित में काम कर रहा है, तभी जा कर के राज्य एलिजियंस की बात कर सकता है। और अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तो एक्चुअली क्या है, वो व्यक्तियों के एलिजियंस को बिट्रे कर रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान दें तो अगर मार्क्सिज्म का भी स्टेट पे ही अटैक है कि राज्य जो है सो एक पार्टिकुलर वर्ग के हित में काम करता है, जो कि कैपिटलिस्ट वर्ग है, तो फिर राज्य कैसे सभी व्यक्तियों के एलिजेंस की बात कर सकता है कि उससे एलिजेंस, उससे उसका निष्ठा उससे प्राप्त हो। तो इसीलिए राज्य को इस निष्ठा को सिद्ध करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब वो अपने अथॉरिटी है उसके क्लेम को जस्टिफाई कर पाए। उसके लिए उससे हमेशा कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने को दिखाना पड़ेगा, न कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी क्षुद्र निष्ठा को, अपने खास पर्पस को सिद्ध करने के लिए राज्य कार्य करे। अतः क्या है, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये अन्य गुण है। अर्थात अथॉरिटी जो है एक ही जगह पर सेंट्रल नहीं होना चाहिए। इसका दुरुपयोग हो सकता है
इसके कारण कहीं ना कहीं जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ हैं, डेस्पोटिक टेंडेंसी है, वो इमर्ज होती है। एक ही जगह पर सारे पावर पावर सेंट्रलाइज है। इसीलिए पुलिस थ्योरी ऑफ का ये भी मानना है कि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अलग एसोसिएशंस को कुछ कुछ पावर होना चाहिए। राज्य उनमें एक सुप्रीरियर संस्था हो सकती है, उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर हो सकते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी जो है सो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो ये सारे जो हैं सो पुलिस स्टेट पुलिस थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम एक्सपोनेंट्स ऑफ पुलिस थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले इसमें कई सारे स्कॉलर्स रहे हैं, जैसे कि एम.एल. दुर्खीम हैं, फ्रेंच सोशलिस्ट रहे हैं, ऑटो वॉन गियर्क हैं जो एक जर्मन पॉलिटिकल थियरिस्ट रहे हैं, एफ.डू. मैटलैंड हैं, इंग्लिश लीगल हिस्टोरियन रहे हैं, जी.डी.एच. कोल हैं, वो भी इंग्लिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इन सारों ने पुलिस थ्योरी के फ्रंट रनर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो चीफ एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो लियो डुगविट जो एक फ्रेंच लीगल ल्यूमिनरी रहे हैं, ह्यूगो क्रेव जो एक डच जूरिस्ट रहे हैं, हेरोल्ड जे लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर और एडी लिंडसे जो इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, और इसके अलावा रॉबर्ट एम मैकाइवर जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं। इन लोगों को पुलिस थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी की बात इन लोगों ने किसी न किसी रूप में की है, चर्चा की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लॉस्की और मैकाइवर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ स्कॉलर्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, जैसे कि लियो डिग्विट हैं जो फ्रेंच लीगल फिलोसफर हैं। उनका ये मानना है कि यू नो जो जो राज्य है राज्य कहीं ना कहीं जो एक जो he argues that public service rather than sovereignty is the essential character of the state। यानी जो लोगों पब्लिक सर्विस है वो स्टेट का एसेंशियल कैरेक्टर है, न कि सोवरेनिटी। अर्थात ये सोवरेनिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं। सोवरेनिटी क्या है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो भी हैं स्टेट के, वो सारे कहीं ना कहीं वो जुडिशियल फंक्शंस के लिमिटेशन में होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ऑफ जुडिशियल लिमिटेशंस होने चाहिए। आप कहीं ना कहीं जो राज्य की सोवरेन पावर है उसको कहीं ना कहीं वो लिमिट करने की बात करते हैं, जो कि मोनेस्टिक थ्योरी इस बात को नहीं मानता है। दूसरा ह्यूगो क्रेव है। ह्यूगो क्रेव का ये मानना है कि राज्य एक इंडिपेंडेंट और सुप्रीरियर संस्था तो है, लेकिन कानून बनाना उसका एक कानून जो है वो सॉवरेनिटी जो है सो एक कानून का गुण है, लॉ का क्षेत्र है, कानून का गुण है, वो स्टेट का क्षेत्र नहीं है, राइट। जब राज्य कानून बनाता है तो एक्चुअली होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो राज्य में सभी व्यक्ति किसी कानून से सहमत नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ मेजॉरिटी लोग उससे सहमत हों, और एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी संख्या होगी लोगों की उससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए राज्य ये दावा करे कि वो कानून बना रहा है, सबके लिए बना रहा है, वो कई बार एक क्वेश्चनेबल भी हो सकता है, राइट। इसी तरह एडी लिंडसे हैं, उन्होंने इस थ्योरी में ये कहा है कि स्टेट जो है सो एक पर्सनालिटी ऑफ एसोसिएशंस है, राइट। अर्थात जो स्टेट का जो लॉ मेकिंग का मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ करके वो ये कहते हैं कि लीगल प्रोसेसेस का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारे सेशंस हैं और राज्य भी उन एसोसिएशंस की एक पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसी तरह अर्नेस्ट बार्कर का ये मानना है, उन्होंने वो हालांकि रियल पर्सनालिटी ऑफ द ग्रुप को रिजेक्ट करते हैं, जैसा कि लिंडसे ने कहा है। उनका ये मानना है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, राइट, और कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ है। कम्युनिटी ऑफ स्टेट जो है सो डिफरेंट कम्युनिटीज़ का जो सेशन है उसकी एक कम्युनिटी है, हायर कम्युनिटी है, राइट। और राज्य का काम क्या है, वो हार्मोनाइज़ करे, अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं उनके बीच हार्मोनाइज़ करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट हो और वो बाकी हितों को साइड लाइन कर दे। इसलिए स्टेट का काम क्या है कि वो हार्मोनाइज़ करे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स के भी इंटरेस्ट को, राइट। हेरोल्ड जे लॉस्की जो चीफ कंपोनेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी 2 किताबें ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1938 में पब्लिश हुई थी, और
दूसरी जो है वो दूसरी किताब है जिसके बारे में उसने बात की है, वेब ऑफ गवर्नमेंट में बात की है इसकी, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो इन दो किताबों में उन्होंने सॉवरेनिटी की बात की है। अ, अब लॉस्की का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो उन्होंने सबसे पहले डिस्टिंक्शन किया है स्टेट और गवर्नमेंट पे, अर्थात कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट संस्था है, राइट। स्टेट के रूप में एक्चुअली जो काम करते हैं वो गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट क्या है, वो स्टेट का एक एजेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो फैलिएबल मैन की संस्था है, अर्थात वो व्यक्ति जो कि कुछ गलत कर सकते हैं वो हमेशा सही नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जब सॉवरेनिटी की बात करते हैं, पुलिस की सॉवरेनिटी की, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि स्टेट के नाम पे शासन कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। वो गवर्नमेंट कुछ लोगों की संस्था होती है जिससे हटाया जा सकता है, जिसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अ, दूसरा क्या है कि इस राज्य को अपना मोरल ग्राउंड ऑफ एलिजियंस है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए जो लॉस्की उनका ये कहना है, चूँकि सोसाइटी क्या है वो फेडरल है, अलग अलग ग्रुप्स से बटी हुई है, इसीलिए जो पावर सोवरेनिटी है वो भी फेडरल होना चाहिए। सिंस सोसाइटी इज़ फेडरल, सोवरेनिटी मस्ट ऑल्सो बी फेडरल, राइट। तो इस अर्थ में वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, अर्थात शक्ति का एक ही जगह पे जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सत्ता को ज़्यादा करप्ट, अथॉरिटेरियन, डेस्पोटिक बना सकता है। इस अर्थ में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रोल की बात करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के सेंस में जब बात करते हैं वो कहते हैं कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है सेंट्रलाइज होने का कि इकोनॉमिक पावर पर स्टेट का सेंट्रलाइजेशन है। इस इकोनॉमिक पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। वो चार अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक पावर हैं के बेसिस हैं उनको अलग करने की बात करते हैं, जिसमें एक यदि सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट, अर्थात जो धन संपत्ति और क्रेडिट है उसके बारे में उसे अलग करें। दी ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ लैंड, कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, और फाइनली कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड एंड पावर। अगर हम इन सब का अलग अलग इसका सोशलाइजेशन जो है सो हम कर दें, अलग अलग पावर जो है वो अलग अलग संस्थाओं में सोशलाइज हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो पावर का डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा। राज्य के हाथ में ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरे जो चीफ एक्सपोनेंट है वो हैं रॉबर्ट एम मैकाइवर, जिन्होंने अपने द मॉडर्न स्टेट, माफ़ कीजिएगा, जो ये मॉडर्न स्टेट एंड द वेब ऑफ गवर्नमेंट है वो रॉबर्ट मैकाइवर की किताब है। जो दूसरी किताब लॉस्की की है वो एक्चुअली रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम है, जिसके बारे में उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर की बात की है। और मुख्य किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें उन्होंने पोलिट हिस्ट्री ऑफ सॉवरेनिटी की बात की है। मैकाइवर का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो, अगर हम इवोल्यूशनरी दृष्टिकोण से देखें, इवोल्यूशनरी अर्थात कैसे कैसे राज्य संस्था उभरी है, तो हमें ये पता चलेगा कि और बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर हैं जो कि उससे पहले पूर्व के हैं और उसके प्रति व्यक्तियों के एलिजेंस ज़्यादा है, राइट। और राज्य उनमें से एक ही है, राज्य ही एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो राज्य को शासन जब करना है वो अपने इस सिद्धांत उन्होंने तीन महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित किया है। पहला यह है कि जो राज्य जो है जनरल विल जो है, जो रूसो ने जिसकी बात की थी, उसकी बात करें कि राज्य के बारे में मनुस्मृति में कहा जाता है कि वो अगर सबके हित, जो शासन बना रहा है वो सबके लिए बना रहा है, कानून सबके लिए बना रहा है, तो सत्ता जो शासन जो कानून बन रहा है वो कॉमन इंटरेस्ट में होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे पहले भी राज्यों में न केवल सिटीजन होते थे बल्कि स्लेव्स भी होते थे, इसके अलावा जो विदेशी हैं वो भी लोग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कानून बन रहा है वो उनके भी हित में हो सकता है, क्योंकि उनके हित अलग हो सकते हैं, राइट। उसी तरह जो अथॉरिटी का जो आधार है वो क्या है, अथॉरिटी का आधार जो होता है वो राइट्स और ऑब्लिगेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो राज्य जो है अपने राइट्स को तभी सिद्ध कर सकती है जब वो अपने जो ड्यूटीज़ हैं व्यक्तियों के प्रति उसको वो कहीं ना कहीं पूरा करें। इस अर्थ में मैकाइवर का ये कहना है कि बहुत अलग अलग तरह की संस्थाएँ हो सकती हैं, कल्चरल संस्था हो सकती है, सोशल संस्था हो सकती है, और राज्य भी एक राजनीतिक संस्था है। तो राज्य का काम क्या है, ये सभी जो इंटरेस्ट अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको आप मैनेज करने का काम करें, rather than कि ये क्लेम करें कि एक सुपीरियर और एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, ये आप क्लेम नहीं कर सकते, राइट। अब अगर हम इस थ्योरी की अगर क्रिटिकल डायमेंशन की बात करें, अर्थात कहीं ना कहीं अगर इसके हम आलोचना की बात करें, तो देखिए सॉवरेनिटी के जो अवधारणा है, ये बात तो सही है, प्लुरलिस्टिक है, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि
कानून बनाने की संस्था एक ही होनी चाहिए, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, राज्य भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो संविधान जो बना है वो राज्य के ऊपर ही माना जाता है। राज्य क्या उसे गार्जियन है, संविधान को चेंज नहीं कर सकता, संविधान के तहत ही राज्य कानून बनाने का प्रयास करता है। लेकिन कई सारे राज्य संविधान जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं वो संविधान को भी आसानी से बदल देते हैं, पलट देते हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी अगर हम ये कहें कि राज्य की सत्ता सर्वोच्च है इंटरनली और एक्सटर्नली भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देखें, कानून बनाने का काम केवल राज्य ही की संस्था ही नहीं करती है, इसके अलावा समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा बजट बनता है जब, तो राज्य क्या करता है, अन्य संस्थाओं से भी उनकी सलाह मशवरा करता है, और कई बार जो कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा भी कानून का निर्माण होता है। अर्थात कहीं ना कहीं कानून बनाने में बहुत सारी संस्थाएं सम्मिलित होती हैं, राज्य ही एक्सक्लूसिव रूप से सम्मिलित नहीं होता है। अर्थात सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं ये है कि कानून राज्य से होकर निकलती है, लेकिन कानून राज्य ही नहीं बनाता है। कानून क्या है, पहले है राज्य ने उन कानूनों को केवल मान्यता दी है। कई बार ऐसे ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिनको बाद में कानून के रूप में मान्यता दे दी जाती है। दूसरा क्या, अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आज कहीं ना कहीं राज्यों की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, राज्यों की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो सुपर पावर्स हैं वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ह्यूमन राइट्स के वो को बढ़ावा देने के नाम पे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के नाम पे, जैसे हमें पता है कई बार अफ्रीकन और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में इंटरफेयर भी राज्य करता रहा है। जैसे कि अमेरिका कई बार, बहुत सारे USA कई सारे राज्यों में इस नाम में इंटरफेयर करता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है, उनकी सॉवरेनिटीज़ को डिनाई करता है। और अभी जो एक कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें इकोनॉमिक इशूज़ ने बहुत ज़्यादा प्राइमेसी ले ली है। इसने कहीं ना कहीं MNCs और बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं राज्य को से ऊपर है, और राज्यों को उन कानूनों को मानना पड़ता है, जो कि सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा था। मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही है, और यह दिख रहा है कि कानून का एक्सक्लूसिव अधिकार राज्य को ही नहीं है। अर्थात राज्य पोलिस थ्योरी की बातों में काफ़ी दम है, और ये इसलिए भी आवश्यक है कि राज्य की जो एक्सक्लूसिव सत्ता है वो डेमोक्रेटाइज की जा सके। तो ये हमारी सॉवरेनिटी पे बातचीत थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।